हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो BHDE 106 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो इसमें मैं 2 प्रश्न करवाऊँगी आपको। एक, भाषा और बोली का अंतर या फिर भाषा और बोली का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मेनली यही पूछा जाता है, भाषा या बोली में क्या अंतर है। तो भाषा या बोली में पता है मेन क्या अंतर है कि भाषा जो होती है उसके अनेक स्वरूप होते हैं, और जो बोली होती है, तो जो भाषा के जो स्वरूप होते हैं उनको बोली कहा जाता है। तो ये एक अंतर है। तो कई लोग मानते हैं कि इसके अंदर दो तीन जैसे 2-3 बेस पे अंतर मानते हैं, और कई लोगों का मानना है कि इसके अंदर कुछ अंतर नहीं है। तो भाषा और बोली के मध्य जो संबंध या अंतर का सवाल है, कई बार उठता है। यह भाषा विविध रूपा यानी कि जो एक भाषा विविध रूपा यानी कि अलग अलग रूप की होती है, स्वरूप की होती है, यानी कि उसके अनेक रूप होते हैं। लगभग हर समाज की भाषा का रूप जो होता है वो अलग होता है। यानी कि जो हमारे समाज में भाषा बोली जाती है ना, तो वो भाषा हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने लिए सरलीकरण जो कर लेते हैं ना भाषा का, वो अपना लेते हैं। तो वो उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। फिर दूसरे समाज के लोग अपने हिसाब की भाषा बोलते हैं, तो वो हर समाज में बदलता रहता है, भाषा का रूप होता है। एक भाषा के अनेक क्षेत्रीय रूप होते हैं जो कि बोली कहलाते हैं। जैसे हिंदी भाषा हो गई, राजस्थानी, मराठी, ये हो गई भाषाएं। और जैसे मराठी भाषा है, तो मराठी हो गई भाषा, और उसके जो रूप होते हैं, जो जैसे पुणे के पास एक मराठी बोली जाती है, एक मराठावाड़ औरंगाबाद के पास बोली जाती है, विदर्भ की जो बोली जाती है, जो मराठी भाषा बोली जाती है। तो एक हो गई मराठी भाषा, और जो ये तीनों भाषाएं मराठी की ही, तो ये हो गई उसकी शाखाएं यानी कि बोली हो गई। तो ये मेन इनके अंदर अंतर है। बोलियों को हम उपभाषा भी कहते हैं। वैसे तो हम भाषा और बोली को समान ही मानते हैं, क्योंकि इनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। परंतु अगर हम जैसे अंतर बताना चाहें, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं अंतर बताने के लिए, कि जो भाषा होती है उसमें विविध रूप होते हैं, विविध रूपा होती है। बोली में विविध रूपता का अभाव रहता है। भाषा का परिनिष्ठित रूप होता है, यानी कि एक निश्चित रूप होता है, और बोली में थोड़ा परिनिष्ठता का अभाव होता है। यानी कई बोलियां तो ऐसी होती हैं कि जो लिखित भी नहीं होती, और कई बोलियां तो बिल्कुल लिखित होती हैं भाषा की तरह। तो ये थोड़ा एक अंतर है। बोलियों का जो समूह होता है उसे भाषा कहते हैं, और भाषा का जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उनको बोलियां कहते हैं। यानी कि भाषा के विभिन्न रूप बोलियां कहलाते हैं। भाषा और बोली में अगर हम अंतर देखना चाहें, तो वैज्ञानिक आधार पर भी कह सकते हैं कि जैसे ये कहावत चली आ रही है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। यानी कि 4 कोस चलने के बाद पानी का जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है। वैसे ही 8 कोस के चलने पे जो बोली बानी यानी कि बोली जो होती है वो बदल जाती है। यानी भाषा वही रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका हो जाता है। यानी कि इसका मेन ये हो गया कि जो भौगोलिक दूरी है उसके कारण जैसे पानी का जो टेस्ट बदल गया, वैसे ही वो जो भाषा होती है बोलियां, उनमें भी अंतर आ जाता है। परंतु इनमें जो अंतर है, फिर भी ऐसा नहीं है कि अंतर है तो बिल्कुल अंतर आ जाता है। जैसे जो बोली किसी जगह बोली जाती है, उसके जो पास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, तो वो बोली आपस में वहाँ के बोलने वाले लोग हैं समझ सकते हैं, कि जो अपने पास की बोलियों में लोग विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। पर जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इन बोलियों के अंदर जो आपसी जो संप्रेरणीयता है, जो लेकिन जैसे जैसे ये जो भौगोलिक दूरी बढ़ती जाती है, वैसे क्या होता है, इनके अंदर जो आपसी समझ भाव होता है ना, जो भाषाओं के बीच, जैसे पास की बोली है उसे समझ जाते हैं, जो दूर की है उसमें ये कम हो जाता है समझना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1, फिर उसके बाद 2, 3 ऐसे करके 12 तक है। ये है हमारी बोलियां। मान लीजिए हमारी बोलियों के नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 12 बोलियां हो गई हमारी। तो ये जो 12 बोलियां हैं, इनमें से जो पहले नंबर की बोली है, तो वो जो बोली है वो दूसरे नंबर की बोली वाले लोग समझ सकते हैं, और थोड़ी बहुत तीसरे नंबर वाले भी समझ सकते हैं। और धीरे 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 करके अगर हम चाहेंगे कि 1 नंबर बोलने वाले बोली बोलने वाले और जो 12 नंबर बोली बोलने वाले हैं वो एक दूसरे की भाषा समझे, तो ऐसा शायद संभव ना हो, क्योंकि इनमें कितनी भौगोलिक दूरी आ गई है। तो इन संख्याओं को 12 भिन्न भिन्न बोलियां मानेंगे, तो जो एक नंबर की जो बोली है, 2 नंबर की बोली बोलने वाले लोग तो आसानी से उसे समझ सकते हैं, पर उसके बाद 1 से 12 तक समझने में शायद मुश्किल होगी। भाषा का जो यही हाल है
जो भाषा है उसका भी सेम यही इसके साथ भी समस्या यही होती है कि भाषा का हम सुनते हैं कि जो भाषा पास में अगर वही भाषा बोली जाती है, थोड़ा भाषा का रूप बदल गया तो उसमें भी सेम इसी तरह से समस्या आती है कि पास की भाषा को समझ सकते हैं, लेकिन जो और कहीं थोड़ी दूर जाके वो भाषा का उसका विकास उधर हो रहा है तो वो लोग उस भाषा को शायद समझे या ना समझे। तो उस भाषा को उसके पड़ोसी भाषाई क्षेत्र के लोग समझ सकते हैं, पर शायद हो सकता है उनको लिखने में दिक्कत हो। जैसे कि क्या प्राचीन तमिल और जो आधुनिक तमिल है, उन भाषाओं को क्या एक दूसरे के समझने में तकलीफ हो सकती है। प्राचीन जो तमिल भाषा थी वो भाषा अभी जो इस टाइम जो तमिल बोलने वाले हैं उन लोगों को समझ में शायद ना आए, कम आए, तो ये समस्या हो सकती है। पर फिर भी इन दोनों तमिल को क्या तमिल भाषा का ही रूप माना जाएगा। दोनों तमिल को ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जो प्राचीन तमिल है वो अलग भाषा थी और आधुनिक तमिल है वो दूसरी भाषा हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। ये एक ही भाषा, तमिल भाषा के ही दो रूप है। इसलिए जो विकास क्रम है उसके अनुसार जैसे पाली भाषा हो गई, प्राकृत, अपभ्रंश, तो जो ये भाषाएं ये ही आज क्या है इस टाइम हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में विकसित हुई हैं। जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं, इनको अब हम कहें कि पाली अलग भाषा है, प्राकृत अलग भाषा है, अपभ्रंश अलग भाषा है, ये कहना गलत होगा कि भारत में क्या चार ये भाषाएं थी। यानी कि हम इन सबको क्या आधुनिक जो हमारी भाषा उसी के अंतर्गत रख सकते हैं, उसके उसके क्या विभिन्न रूपों के मान के चल सकते हैं कि ये इसके आधुनिक हिंदी भाषा के रूप हैं। ये अलग अलग भाषा रही है, गलत होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा व बोली में अंतर के कोई क्या निश्चित मानदंड नहीं है, मापदंड नहीं है कि हाँ भाई इसमें ये अंतर है और ये इसलिए है। क्योंकि हम चाहे ये बोल दें कि जो हिंदी भाषा के जो प्रदेश होता है उसमें 15 या 16 अलग अलग भाषाएं हैं, या फिर हम ये कह दें कि जो 15-16 जो बोलियां हैं वो एक भाषा के जो विभिन्न क्षेत्र है उसका रूप है। विभिन्न जो भाषाएं हैं उनके विभिन्न क्षेत्रीय रूप है, यानी कि हर क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां जो है वो भाषाओं का रूप है। तो ये दोनों एक ही बात हो जाएगी। अब हमें खुद को ये सोचना है कि हम क्या करना है, या निर्धारण हमें स्वयं करना है। यानी कि इसका कोई बाह्य प्रमाण या आधार नहीं है कि हाँ भाई इसमें अंतर है या नहीं है। कोई मानता है अंतर है, कोई मानता है अंतर नहीं है। क्योंकि जैसे भाषा का अपना व्याकरण साहित्य होता है, वैसे क्या अनेक जो बोलियां उनका भी ऐसे विस्तृत जो व्याकरण है या साहित्य है। जैसे कि अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषाएं, इनका तो मतलब मैं कह रही हूँ कि बोलियों के जो भाषाओं के बराबर ये विकसित हैं। तो अब इनको ऐसे थोड़ी ना कह देंगे कि ये भाषा, नहीं कहते, बोलियां कहा जाता है। तो फिर इसमें हम अंतर किस हिसाब से कर सकते हैं? तो ये भी एक क्या सवाल हमेशा उठता रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसे भाषा कहना है या फिर हमें किसे बोली कहना है, ये एक सामाजिक व राजनीतिक प्रश्न है। यानी कि हम अपनी सुविधा के अनुसार इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो भाषा और बोली का अंतर था या भाषा बोली के अंदर जो संबंध था वो यहाँ पे जो प्रश्न था उसका आंसर हो गया। एक इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो आता है, कई बार रिपीट हुआ है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल, ये वाला इसके ऊपर टिप्पणी लिखवा सकते हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का जो सवाल है उसके बारे में बताइए। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, यानी कि अब हमें पहले ये जानना होगा कि हिंदी क्या है, उर्दू क्या है, हिंदुस्तानी क्या है। यानी कि ये तीनों क्या भाषाएं हैं। हिंदी भाषा आपको पता है हमारे भारत की राजभाषा। उर्दू जो बोली जाती है उसमें क्या है अरबी और फारसी का समावेश होता है। उर्दू भाषा में उसमें शब्द लिखे जाते हैं। और जो उर्दू है ये पहले बोली जाती थी। पहले जैसे कि हमने भी सुना है कि पहले के जो लोग, बड़े लोग होते थे कि वो उर्दू में लिखते थे, तो वो भी हिंदी जानने वाले जो भारत है उसमें भी उर्दू जानी जाती थी। तो जो उर्दू है वो भी हिंदी का रूप मानी जाएगी, यानी कि हिंदी से मिलती जुलती मानी जाती है। और जो हिंदुस्तानी है वो हमने एक इम्पोर्टेंट प्रश्न में पढ़ा था ना कि हिंदुस्तानी कैसे बनी, कि जब वो मुस्लिम शासक आए थे तब उन्होंने क्या किया था, भारत के अंदर आए तो उन्होंने सोचा था कि अब भारत के लोगों के साथ आपसी जैसे संपर्क भाषा के रूप में कौन सी भाषा अपनाएं, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, हिंद वाले लोगों को फारसी नहीं आती थी। तो उन्होंने जो आपसी एक भाषा था ना उसको जैसे थोड़ा कुछ शब्द हिंदी के हो गए थे, कुछ वहाँ पे जो आधुनिक वहाँ पे जो पुरानी हिंदी थी खड़ी बोली उसके, और कुछ जो हो गए थे फारसी के मिला के शब्द, तो वो उसे फिर हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता था। तो ये उर्दू, हिंदुस्तानी और ये हिंदी हो गया। तो इसका जो सवाल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनके बारे में आपसी संबंध या इसके बारे में जानना। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हजारों अरबी व फारसी के शब्दों का समावेश है, और जो उर्दू है उसमें भी बहुत सारे अरबी व फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। और जो फारसी है वो अपनी एक लिपि और साहित्यिक परंपरा है।
फारसी जो है वो अपने आप में एक भाषा है जिसकी अपनी ही लिपि है व साहित्य परंपरा है। अरबी व फारसी शब्दों के कारण ही अधिकतर जो मुस्लिम लोग हैं वो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं और उर्दू साहित्य सृजन में भी योगदान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो उर्दू भाषा है वो सिर्फ मुस्लिम ही बोलते, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदू जो साहित्यकार हैं उन्होंने भी उर्दू में बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। इसी तरह जो हिंदी है वो भी सिर्फ हिंदुओं की भाषा नहीं कहलाई जाती, कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कवि थे, उन्होंने भी क्या उर्दू में बहुत सारे जो हिंदी में बहुत सारी रचनाएं किया है और पांडित्य भी प्राप्त किया है, यानी कि इतनी उच्च स्तरीय कविताएं लिखी हैं हिंदी भाषा में। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो उर्दू है मुस्लिम की भाषा है या फिर जो हिंदी है वो हिंदुओं की भाषा है। बाकी हाँ, इन दोनों को अलग अलग भाषा का दर्जा भले ही मिल गया हो, लेकिन इनमें काफ़ी हद तक समानता है। हिंदी और उर्दू में भिन्नता का सवाल भी कई प्रश्न उठाता है, परंतु भाषा विज्ञान कहता है कि जो दो भाषाओं में व्याकरणिक जो संरचना का भेद होना चाहिए, यानी कि जो हिंदी उर्दू है उनमें जो थोड़ा बहुत अलगाव है तो वो भी हम ऐसे नहीं कह सकते उनमें भिन्नता है, क्योंकि वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भाषा विज्ञान भी कहता है कि व्याकरण जो होता है उसका भेद होना ही चाहिए दो भाषा के अंदर। इसलिए दोनों भाषाएं उनको उनके अंदर व्याकरण व शब्दावली के कारण भिन्न कहना सही नहीं होगा, क्योंकि व्याकरणिक जो संरचना होती है वो भी काफ़ी समान है इन दोनों में, बस थोड़ा सा शैली का अंतर है, यानी कि जो लिखते हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, कि जो कि नॉर्मल सी बात है कि हर भाषा में लिखने में बदलाव आएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया कि मैं प्रयत्न करूंगा, किसी बंदे ने कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा, या कोई बंदा दूसरा कहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, तो अब हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि मैं प्रयत्न करूंगा कह रहा है कि हिंदी में और मैं कोशिश करूंगा वो बोल रहा है उर्दू, तो हम किस बेसिस पे ये कह सकते हैं? बिल्कुल अंतर नहीं लगेगा, क्योंकि हम हिंदी, जैसे मैं अपना बताऊं, आप लोग हिंदी जानते हैं, अब हम प्रयत्न और कोशिश इनको क्या पर्यायवाची शब्दों की तरह मानते हैं, तो हमें एक ही लगेगा कि हिंदी का ही है, उर्दू वालों को लगेगा उर्दू का ही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रयत्न व कोशिश दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो हम हिंदी उर्दू में समानता देख सकते हैं। इसलिए एक वाक्य को हिंदी या दूसरे को हम उर्दू का कहें ये तर्कसंगत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अब ये ट्राई हो गया और अटेम्प्ट हो गया, तो ये चीज़ें क्या है हमें इस तरह से दर्शाती हैं कि थोड़ा सा क्या हमें अलग लगे, लेकिन एक्चुअली उनका मीनिंग वही होता है, तो हम उन्हें अलग अलग भाषा कह दें तो ये उसके साथ क्या सही नहीं होगा, बिल्कुल हमें क्या ठोस उसका कारण देना होता है कि अलग भाषा है। तो अब हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि अंग्रेजी की अलग अलग भाषाएं हैं सारी, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार जो हिंदुस्तानी है वो भी हिंदी व हिंदुस्तानी पर भी कई बार क्या सवाल उठाए गए हैं, जैसे हिंदी व उर्दू पर उठाए गए हैं। जैसे कि हम स्वतंत्रता पूर्व जो हिंदुस्तानी भाषा थी जो बोली जाती थी उसे ही बाद में आधुनिक समय में हिंदी कहते हैं हम लोग। पहले जनसामान्य की संपर्क भाषा जो थी उसे हिंदुस्तानी कहते थे। कई लोग कहते हैं कि जो साहित्यकार हैं उन्होंने साहित्य के लिए जो भाषा रची वो तो हिंदी है और बोलचाल के लिए हिंदुस्तानी भाषा का रूप उसने ले लिया था, यानी कि साहित्य रचते थे वो हिंदी थी और बोलचाल के लिए जो इस्तेमाल हुई वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती थी, या जो हिंदी है उसे हिंदुस्तानी कहा गया, सेम वही भाषा है। ये हिंदी जो उसे हिंदुस्तानी क्यों कहा गया ये भी एक विवादास्पद विषय है, परंतु वास्तव में उस समय की हिंदुस्तानी को संविधान में जब भाषा के लिए हिंदी का नाम दिया गया ना, तब क्या सबसे पूछा गया था, यानी वोट मत के आधार पर ये चुनाव हुआ था और सबने एक मत से इस भाषा को कि इसका क्या नाम होना चाहिए, हिंदी नाम दिया था, इसलिए इसका नाम हिंदी हो गया, जो हमारी पहले की हिंदुस्तानी भाषा थी। इसलिए अब जब हम जान गए हैं कि हिंदी वास्तव में ही पुरानी हिंदुस्तानी है, तो इसके बाद एक और सवाल उठता है कि फिर दोनों भाषाएं एक हैं या फिर अलग अलग हैं, या फिर एक भाषा के दो रूप हैं। तो कई विद्वानों का मानना है कि जो हिंदी साहित्य है, जो हिंदी है वो साहित्य सृजन की भाषा है, यानी हिंदी में साहित्य लिखा जाता है, और जो हिंदुस्तानी है वो सिर्फ आम बोलचाल की भाषा है, क्योंकि उर्दू फारसी ये जो शब्द होते हैं ये हिंदुस्तानी को सरल बना देते हैं, इसलिए बोलने में थोड़ी आसान होती है। तो ये हो गई हमारी हिंदुस्तानी, और जो जिसमें साहित्य सृजन हुआ वो हो गई हिंदी। तो कई लोगों का ये मानना है। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी हमारी भाषा की विविधता को दर्शाते हैं। चाहे हिंदी व उर्दू को अलग अलग भाषाओं का दर्जा मिल चुका है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है।
बस जो भिन्नता है उनकी साहित्य परंपरा है वो अलग रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी व उर्दू वैज्ञानिक दृष्टि से कम बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से थोड़ी भिन्न हो गई है। वहीं पर हिंदी व हिंदुस्तानी है वो भाषा की दो शैली मान सकते हैं, पर उनको अलग भाषा बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अरबी फारसी शब्दों के कारण उसको सरलीकरण किया गया तो वो हिंदुस्तानी कहलाई। पर इनको हम अगर अलग अलग भाषा कहेंगे तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी को लिखने पर उसमें क्या अरबी फारसी का समावेश होने लगा तो वही भाषा उर्दू हो गई। तो हिंदी उर्दू और जो हिंदुस्तानी है वो एक समान है, इसलिए हिंदुस्तानी को भी कोई हम अलग भाषा नहीं कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी उर्दू व हिंदुस्तानी पर प्रश्न उठता रहा है और उठता ही रहेगा, परंतु इनमें शैलीगत भिन्नता के कारण हम इनको अलग थलग नहीं कर सकते हैं। चाहे उर्दू आज की एक अलग भाषा हो और उस अलग ही भाषा के रूप में विकसित हो गई हो, परंतु ये अभी भी हिंदी के करीब है, यानी कि हिंदी उर्दू और हिंदुस्तानी में काफ़ी हद तक समानता है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया हिंदी उर्दू व हिंदुस्तानी पर सवाल। तो यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, अगर 1-2 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।